नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी और राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वेंडिंग डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया है। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी दायित्वों से मुक्त होकर पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बीच ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है, इस बारे में वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें कोई परेशानी भी या फिर उनके कुछ सुझाव थे तो उनको अपनी बातों को पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका मान सम्मान बढ़ाया है और उनको विधानसभा का चुनाव एक बार नहीं बल्कि कई बार लड़ाया है, जिसके साथ पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। विजयपाल सजवान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है और इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी में और लोगों का कहना है कि उन्हें कारण बताकर इस्तीफा देना चाहिए था। मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से कि विजयपाल सजवान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवान जी ने, मुझे इन्हें लगता है कि कोई बात की होगी और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। चमोली जिले के पिंडर घाटी के लगभग 10 एडवेंचर और खूबसूरत डेस्टिनेशन स्थलों पर वर्ष भर देश विदेश के पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है और ऐसे में उनको यहां के लोकल ट्रैकर, गाइड, घोड़े सहित कई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार के स्वायत्त सहकारिता विभाग के अधीन पंजीकृत किया है। शुक्रवार को रूपकुंड, होमकुंड, वेदिनी कुंड सहित सभी डेस्टिनेशन स्थलों के बेस कैंप लोहाजंग में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय लोगों ने हिमालयन इको पर्यटन स्वायत्त सहकारिता महासंघ का गठन किया, जिसका विधिवत पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया। महासंघ में 11 पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, तो वहीं संघ बनाने से लेकर लोकल ट्रैकिंग से जुड़े युवाओं को काफी फायदा होगा। जो अपने यहाँ पर हिमालयन इको पर्यटन स्वायत्त सहकारिता जो एक हमारा पर्यटन महासंघ बना हुआ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा जो ये महासंघ बना हुआ है कि अपने क्षेत्र के मतलब 10-12 जो ट्रैक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर जो है अपने जो ट्रैकर लोग आते हैं उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए, साथ में जो यहाँ पर विसंगतियाँ हैं कि जैसे मतलब हमारे जो है ट्रैक में जो पैकेज है या हमारे घोड़े के दर हैं या हमारे पोर्टर के दर हैं या हमारे गाइड्स के दर हैं या हमारे होटलों की दर हैं। शर्मा, टूरिज्म डिपार्टमेंट हेरिटेज टूर गाइड की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे मंडोली में। और हमारी संस्था जो है समर्पित मीडिया सोसाइटी, ये वर्किंग पार्टनर्स हैं उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि
जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है मंडोली से क्षेत्र पे और उसके आसपास के एरिया में, जो ये एक बहुत अच्छा ट्रैक एरिया है, और उसी समय ये यूनियन बनी है, सॉरी, और ये बहुत अच्छी चीज है। और ट्रेनिंग जो रजिस्टर्ड जो आपके गाइड्स हैं, जो यहाँ पे आने वाले टाइम पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अपने जो टूरिस्ट आएंगे उनको लेके जाएंगे, और एक गवर्नमेंट उनको रजिस्टर्ड गाइड की तरह उनको अपने साइट में, वेबसाइट पे रजिस्टर कर रही है। मैं कलम सिंह बिस्ट, माउंटेनियर, साइकिलिस्ट, अल्ट्रा रनर। मैं बड़ा खुश हूँ इस पहल से जो कि इस समिति के द्वारा किया जा रहा है, और पर्यटन को इससे बढ़ावा भी मिलेगा, और साथ ही जो है कि यहाँ की जो रोजगार की जो समस्या हमारी है उसको एक अच्छा बल मिलेगा, और जो आसपास की जो हमारी बिजनेस की जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। संगठन लोहाजिंग अध्यक्ष श्री प्रद्युमन सिंह पुजारी, लोहाजिंग में व्यापार संगठन अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले इस इको टूरिज्म जो इन्होंने एक इसका विधिवत आज उद्घाटन किया है, इस कमेटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये टूरिज्म जो कमेटी है ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। कुछ कारणवश जैसे कि बीच में कोरोना आ गया और ये ठीक से नहीं हो पाया है। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चार धाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वो कमर्शियल हो या निजी हो, उन्हें चार धाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चार धाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 पर इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। और आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर ये पहल आरटीओ की तरफ से ली गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, आरटीओ की तरफ से ये बयान सामने आया है। चार धाम यात्रा में अब जिसकी इलेक्ट्रिक वाहन है उसको फायदा मिलेगा। आरटीओ की तरफ से ये पहल किया गया है ताकि प्रदूषण मुक्त प्रदेश जो है बनाया जा सके। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से वंदे भारत चलेगी। रेलवे ने देहरादून लखनऊ के बीच वंदे भारत के विधिवत संचालन की अब तारीख घोषित कर दी है। यह ट्रेन सप्ताह में सोमवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। 12 मार्च को देहरादून लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। होली के मद्देनजर बाजारों में नकली मावे की खपत बढ़ जाती है। मिठाइयों के निर्माण में इस मावे को मिलाया जाता है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दी है और हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। मुरादाबाद से हल्द्वानी की बस में ये मावा और पनीर रखवाया गया था। फिलहाल जब से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मावे को पकड़ा है, तब से इसे क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। मावे की जांच कराई जा रही है और जैसे ही इसके मालिक का पता चलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया है कि अपने जिले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पे आप लगातार नजर रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस से उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। सर इसकी जांच में तो काफी लंबा समय लग जाता है, तब तक तो आदमी इस्तेमाल नहीं। इसको हम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जांच के लिए फिर भेजेंगे और उस पर एक प्रोविजन हमारे यहाँ की उस पर लिख दिया जाता है कि आप इसको तुरंत जांच करके भेजिए। तो उम्मीद है कि 14 दिन।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजरों और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक और 1 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस प्रकार कुल 27 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपका चयन इन पदों पर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कड़ी मेहनत परिश्रम करने वाले आज सभी मेहनत युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन के निर्माण और सफलता में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा अनुशासित होकर कार्य करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई। सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोरी ने कैबिनेट ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी। ये हमारा पहला बिंदु जो था वो संस्कृत शिक्षा विभाग के संबंध में था। सरकारी विभागों के लिए तो अलग से एक स्क्रैप पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है वो है, एग्जिस्टेंस में है, और उसमें यह है कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको फेज आउट किया जाएगा, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। इसमें नेक्स्ट हमारा जो मामला था वो शहरी विकास विभाग का मामला था। हरिद्वार में एक यूनिटी मॉल बनना है और जिसमें हरिद्वार नगर निगम के स्वामित्व की लगभग 0.9 हेक्टेयर भूमि, 9,530 हेक्टेयर भूमि वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के बारे में आज माननीय मंत्रिमंडल पर सहमति दी गई। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं। तो आज इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने देहरादून के प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसको लेकर इंडियन अलायंस और सिविल सोसाइटी के संयोजक शीशपाल सिंह बीच ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को ये वादा दिया था कि आने वाले दशक आजादी का अमृत महोत्सव का दशक भारत के लिए होगा, जिसमें गरीब अपने घर में सोएगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है और जो लोग पहले से बस्तियों में रह रहे हैं उन्हें अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार गरीबों के जन कल्याण की बात करती है तो उन्हें पुनः स्थापित करने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये इस प्रदेश में जो वनवासी लोग हैं, खत्तों के वासी लोग हैं, या जो शहरी गरीब लोग भी हैं जो नजूर की जमीन पर बसे हुए हैं, तो और मलिन बस्तियों के जो लोग हैं, उन सबको उजाड़ने का एक अभियान भाजपा की सरकार चलाए हुए है। ये बुलडोजर पराक्रम वो गरीबों के खिलाफ लगातार जारी रखे हुए है और हम ये समझते हैं कि शुरुआती तौर पर ये दिखाई देता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये अभियान शुरू होता है और होते करते तमाम छोटे गरीबों के खिलाफ ये चलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था कि आजादी का अमृत महोत्सव होगा और देश के हर बेघर के सिर पर जो है अपनी छत होगी, उसका अपना घर होगा। वो तो सरकार जो है पूरा नहीं कर सकी। दूसरी ओर जो लोग आजादी के बाद से या उससे पहले वर्षों से जहां जहां रह रहे हैं उनको अवैध बता करके जो है उनका प्रशासनिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्य रूप से भूमि का सवाल, वंचित और गरीबों को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है उस पर केंद्रित। 2006 में यूपीए गवर्नमेंट में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था और उसमें ये निर्णय लिया गया था जो 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उत्तराखंड के फॉरेस्ट की है उसमें जो रहते हैं उनको अधिकार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। लंबा समय बीत गया। ही लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से ही पार्टियों के साथ साथ शासन प्रशासन भी तैयार में जुट गया है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के जिला सूचना अधिकारी ने सभी पत्रकारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस बीच जिला सूचना अधिकारी बंदरी चंद नेगी ने मीडिया कर्मियों को बूथों पर किन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खबरों को मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि सभी खबरों पर नजर रखेगी और निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। जिला सूचना अधिकारी ने ये मीटिंग की है, बैठक की है, जिसमें सभी पत्रकारों को निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया है और आपको बता दें कि जिला सूचना अधिकारी के ये निर्देश, जिसमें
बताया गया कि चुनाव को लेकर सभी को कड़ी नजर बनाए हुए रखनी है, सभी खबर पर कड़ी नजर बनाए हुए रखनी है और सभी प्रशासन को, सभी पत्रकारों को अलर्ट किया गया है। अभिमुखीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर कार्यशाला में मीडिया के साथ पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के बारे में जानकारी से अवगत करा दिया गया और यह भी बताया गया कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रचार सामग्री या कोई भी हाथी अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसा है। बिना नक्शे पास कराए प्लॉटिंग के कार्य कर रहे थे और प्राधिकरण की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि साल 2005 में पंतनगर में सिडकुल की स्थापना की गई थी। क्षेत्र में लगभग 600 फैक्ट्रियां हैं और इस समय चल रही है, जो कि सिडकुल बनने के बाद उधम सिंह नगर जिले के मैदानी क्षेत्र में किसानों की जमीनों के रेट आसमान छूने लगे। अधिकांश कृषि भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य होने लगा। वर्तमान में भी भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, परंतु भूमाफियाओं द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लोग आकर अच्छी शिक्षा और रोजगार की तलाश में प्लॉट खरीद रहे हैं, परंतु भूमाफियाओं की तरफ से बिना नक्शा पास कराए कृषि भूमि पर ही प्लॉटिंग कराकर प्लॉट बेच रही हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कसते हुए प्रशासन नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जिन भी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहां भी अवैध कॉलोनियां पाई जा रही हैं उनको बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बुलडोजर चला के सभी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कृषि भूमि पर ये अवैध प्लॉट बनाए जा रहे हैं और लोगों को ठगा जा रहा है, तो वहीं पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगातार प्रशासन दिखाई दे रही है। कृषि भूमि पर बने सभी अवैध कॉलोनियों को प्रशासन ध्वस्त करती नजर आ रही है। प्रशासन का कहना है कि लोगों को ठगा जा रहा है और कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इन सभी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सभी कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आप देख रही हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। सभी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। कृषि भूमि पर जिन भी भूमाफियाओं ने कॉलोनियां बनाई हैं, अवैध कॉलोनियां बनाई हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए कॉलोनी है और इस कॉलोनी में विधिवत चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं, तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। सर, क्या अनियमितताएं थी इन कॉलोनियों में? सर, क्या नक्शा पास नहीं है, कोई भी रूप से इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी।
अच्छा, इसका मतलब कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं ये, तो अभी और कहीं भी कार्रवाई है? 2 कॉलोनी पे कार्रवाई होनी? अभी आप जैसे जैसे निर्देश होंगे, अभी फिलहाल जो निर्देश हैं उतने ही कर रहे हैं। ये अनधिकृत कॉलोनी है और इस अनधिकृत कॉलोनी में विधिवत जो है चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं। तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। सर, क्या अनियमितताएं थी इन कॉलोनियों में? सर, क्या नक्शा पास नहीं है, कोई भी रूप से इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी है। अच्छा, इसका मतलब कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं ये, तो अभी और कहीं भी कार्रवाई है? 2 कॉलोनी पे कार्रवाई होनी? अभी आप जैसे जैसे निर्देश होंगे, अभी फिलहाल जो निर्देश हैं उतने ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां सूतमिल परिसर हेलीपैड पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी जसपुर मंडी परिसर पहुंचे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनता ने भी उनका फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल भी मौजूद रहे। ये जो हमारा भोगपुड़ाम जसपुर का उच्चीकरण करने की बात कही है, इसका उच्चीकरण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही में अभी जब हम आ रहे थे तो आपने अभी चूंकि अभी हमको, मैं और माननीय भट्ट जी जब आ रहे थे तो हमको हमारे अधिवक्ता भाई मिले थे, और वो हमारे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने भी वकालत करी है और मैंने भी थोड़ा बहुत वकालत की जो पढ़ाई है थोड़ी करी है, डिग्री भी हासिल की है, तो वो सब हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सब उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो और अधिवक्ता भाई ही कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? क्यों सिंगल साहब है, त्रिलोक भाई, अरविंद भाई भी आ गए हैं, तो अधिवक्ता भाइयों के लिए सब जगह चैम्बर बन रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, देहरादून में भी दे दिया, रुद्रपुर में भी दे दिया, खटीमा में भी दे दिया पिछले दिनों। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि उनके लिए चैम्बर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो भी मुझे यहां से प्रस्ताव दिए हैं, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम उन सभी प्रस्तावों पर काम करेंगे। मेरे भाई गढ़ी नेगी वाले आए थे, नगर पंचायत वहां बन गई है, वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सिख बंधु आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आनंद कारज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें समान नागरिक संहिता के लिए मुझे धन्यवाद कर रही थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से हम सब लोगों को ये काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अभी त्योहार के विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अगर हमने कोई विकास कार्य करने का संकल्प ले लिया है तो हम उसको पूरा किए बिना रुकने वाले नहीं है, थकने वाले भी नहीं है। और जिस योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, उन सभी योजनाओं का शिलान्यास करना भी हमारा संकल्प है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम प्रदेश के आज इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, जल परियोजनाएं एवं विद्युत परियोजनाएं, अनेक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। वहीं भविष्य की योजनाओं को बनाने का भी काम हो रहा है। अभी डॉक्टर सिंगल साहब यहां से कह रहे थे कि ये जो काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन है, उसके लिए भी बहुत पैरवी करी हम लोगों ने। अजय भट्ट जी लगातार रेल मंत्रालय में गए और उसी के कारण से आने वाले समय में जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो ये तय मानिए कि हमारे यहाँ के आने वाली पीढ़ी, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर ये लाइन साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का जो केंद्र है, वह भी यहाँ पर बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन पर यहीं लगाएंगे विराम। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।